ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, और शांति भी बना के रखें। जो भी बात कर रहे हैं प्लीज शांत हो जाए। एक मिनट के लिए ऐसा लगना चाहिए जैसे ये हॉल खाली है, एकदम साइलेंस। इन साइलेंस के पलों में अपना आंख बंद कर दीजिए। क्लोज योर आइज और अपने आप में ये विचार क्रिएट करें, ये संकल्प क्रिएट करें कि मेरे जीवन में कंप्लीट वेलनेस है और ये आर्ट ऑफ विनिंग मेरे लिए बहुत इजी है। इट इज इजी टू विन इन लाइफ एंड इन टर्न I can experience complete wellness। भगवान मेरे साथ है, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, मेरे कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरे विचार बहुत ऊंचे हैं, मेरे बोल बहुत मीठे हैं। अगर ये सब श्रेष्ठ, मीठा और ऊंच होगा तो स्वाभाविक जीतने की कला मेरे अंदर आ जाएगा। आप अपनी आंखें खोलें, इसी फीलिंग में अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, स्लोली एंड जेंटली अपने पूरे चेहरे में लगाएं और इसी अवस्था में आज हम ये विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस अगर होता है बैठने में तो मैं समझता हूँ कि अपने मन को थोड़ा इजी करें और जहाँ भी जैसे भी स्थान मिले आप बैठने का प्रयास करें। मैं आज के विषय पर अपने विचार रखने से पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, स्कूल में, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रहे हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बड़े हैं, पढ़ाते हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, अदरवाइज भी जो हैं बिजनेस से रिलेटेड है, माता पिता हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अदर देन स्टूडेंट्स, ओके, वंडरफुल। आज के हमारे जो बहुत ही सम्मानीय अतिथिगण हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल गेस्ट, जो भी यहाँ पर स्टेज में थे और जो सभा में आप सभी बैठे हुए हैं, विशेष बच्चे, माता पिता, और आज के इस सभा की जो शोभा है, इस सभा का जो स्टार है वो हमारे इंडिया रेड का टीम है। आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी है। हम जोर से परमात्मा का, हमारे बहुत ही आदरणीय दीदी जी का भी बहुत धन्यवाद है कि ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपने विचारों को ये थोड़ा सा जो ऑडियंस है थोड़ा मिक्स ऑडियंस है, अगर बड़ों की छुट्टी हो तो मैं थोड़ा सा बच्चों को ध्यान में रखकर आज के विषय को बताने का प्रयास करूँगा। और इसमें हम बड़ों के लिए भी बहुत सारी बातें हमको समझ में आएगा ताकि हम इन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से इनके भविष्य के लिए हम गाइड कर सकें। बच्चों, आज का जो विषय है वो है कंप्लीट वेलनेस। और जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही बात नहीं करता है, बट एक वेलबीइंग की बात करता है। इट्स अ होलिस्टिक कंप्लीट रीति से जहाँ हम वेल, फाइन, गुड, अच्छी महसूसता करें, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी। जीवन में जहाँ जहाँ मनुष्य
उसके वर्टिकल्स हैं, हर क्षेत्र में मनुष्य अच्छा महसूस करे, इजी महसूस करे। और अगर ये हम महसूस कर पाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ मेरे अंदर जीतने की कला आ जाती है। लेकिन इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा और मैं थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुने, और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप इस पर जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ? फैंटास्टिक। मुझे डायलॉग करना बहुत अच्छा लगता है, और मोनोलॉग और डायलॉग में थोड़ा अंतर होता है। डायलॉग में दो लोग चर्चा करते हैं, बोलता है दूसरा सुनता है, शेयर करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। मोनोलॉग का अर्थ है आई स्टैंड हियर एंड स्पीक, यू सिट देयर एंड स्लीप। ऐसा है क्या? और हमारे इंडियन ऑडियंस तो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे जैसे टीचर, मेरे जैसे फैकल्टी, जब हम क्लास लेते हैं तो हमारे इंडियन स्टूडेंट इतने फैंटास्टिक है, हमें पता ही नहीं चलता भारतीय विद्यार्थी सुन रहा है कि सो रहा है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स आंखें खोल के भी सोने में एक्सपर्ट है। और टीचर चालू है और स्टूडेंट भी चालू। कभी कभी तो खाना खाने के बाद वाला, लंच के बाद वाला जो पीरियड होता है ना, सबसे खतरनाक, उसमें स्टूडेंट को दो टीचर नजर आ जाते हैं। क्योंकि जब मध्य प्रदेश फुल है तो उत्तर प्रदेश में बर्फ गिरने लग जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो बच्चों, मेरा आपको इससे छोटा सा एक अनुरोध है, आंखें खोल के सोना नहीं, थोड़ा सुनना, समझना, सोचना, और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? और अगर आप इंटर्न मुझसे प्रश्न पूछें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से हम मिल रहे थे मुंबई में। आज की बात नहीं है दोस्तों, करीब 20 साल पहले की घटना होगी। और डॉक्टर कलाम ऐसे ही, इससे भी बड़ी सभा में मुंबई में, हम, वैसे तो मैं वहाँ टीचर था बट स्टूडेंट ऑडियंस भी थे, और उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, सोचना आपका क्या जवाब हो सकता है। डॉक्टर कलाम ने हम ऑडियंस को कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव अ विजन फॉर मदर इंडिया। मेरा एक सपना है भारत के लिए। ऐसे शायद भारत के कोई पूर्व राष्ट्रपति ने भारत को ऐसा सपना नहीं दिखाया था जो शायद डॉक्टर कलाम ने दिखाया था। और उन्होंने किताब लिखी है विजन 2020, और उन्होंने हमको कहा था, करीब 1999 की घटना हो सकती है ये, कि मेरा एक सपना है कि सन 2020 तक, in 2 decades, by the year 2020, India should become the most powerful country in the world, a super power. हम बहुत एक्साइटेड हुए। ऐसा कोई विजन स्टेटमेंट किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया था। बहुत इंटरैक्टिव प्रेसिडेंट थे, बच्चों से बहुत इंटरैक्ट करते थे, हमने खूब तालियां बजाई। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हमसे एक प्रश्न पूछा, मैं वो प्रश्न आपके सामने रख रहा। उन्होंने कहा, कौन सी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 हो सकता है? विथ व्हाट ग्रेट रिसोर्स कैन इंडिया बिकम नंबर 1? हम बहुत एक्साइटेड थे। आई अंडरस्टैंड। यस, गो अहेड। ओह फैंटास्टिक। हमने बहुत अच्छे उत्तर दिए। हमने कहा, डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उन्होंने कहा ना। हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, अभी जो कुछ सैटेलाइट्स हमने भेजे, वी आर टू गुड एज फार एज स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। डॉक्टर कलाम ने कहा नहीं। हमने कहा एजुकेशन, he said no। हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हम तो भर के 140 करोड़, अगर $1 इज इक्वल टू 80-85 रुपए ना होकर $1 इज इक्वल टू 1 भारतीय, क्या जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, संसार में हमारा लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। डॉक्टर कलाम ने कहा नो। हमने कहा बिजनेस, हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बिग है। उन्होंने कहा नहीं।
हमने कहा नारी सशक्तिकरण, महिलाएं शायद कर पाएंगी, उन्होंने कहा नहीं। फिर तो हमने कहा डॉक्टर साहब फिर एक ही व्यक्ति बचा, वो मैं हूँ। मतलब यूथ, आज का जो विषय है हमारा यूथ ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा नहीं, हम थक गए जवाब देते देते। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए। एंड डॉक्टर कलाम कहते हैं, और ये आज के विषय को दोनों, जो कंप्लीट वेलनेस है और आर्ट ऑफ विनिंग को, ये बहुत अच्छी तरह एनहांस करेगा, इजी कर देगा। और डॉक्टर कलाम ने कहा एक शक्ति जिसके आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है बाय द ईयर 2020 इज एन इग्नाइटेड माइंड, एक प्रज्वलित मन, एक शक्तिशाली मन, एक सशक्त मन। ये मन जो घबराए ना, डरे ना, विचलित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, स्ट्रेस में ना हो, एंजाइटी ना हो, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन ना हो, वो स्किज़ोफ्रेनिक ना बने। अब इसको समझना हमको बहुत जरूरी है। मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ टीम यहाँ बैठी हुई है। वैसे तो मैंने इसको नहीं प्लान किया था, लेकिन जब मैंने हमारे साथियों को देखा, दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार और आप इनके लिए ताली बजाइए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गिरीश का ये भाग्य रहा, मैं सचमुच अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, स्टेट पुलिस, आरपीएफ, यू नेम इट, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबके साथ बात करने का, उनको थोड़ा सा गाइड करने का या उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मुझे भाग्य है कि हम कश्मीर में हमने सेवाएं की, हमने पनडुब्बी में सेवा की, हमने तुरा बॉर्डर में सेवा की, हमने जैसलमेर और राजस्थान में सेवाएं की। और बिलीव मी, ये जितने भी हम लोग बैठे हैं एनडीआरएफ, आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, सुखी हैं, आराम से जीवन जीते हैं, सेफली जीवन जीते हैं। इन भाइयों की त्याग, तपस्या, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी के आधार पर ये अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। वो सब बातों को हटा करके, यहाँ बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो, they are the first to reach there and help others. In the line of duty अगर इनकी जान भी चली जाए, वो पीछे नहीं हटते। एक टीचर को बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी जान का कुर्बानी नहीं देना पड़ता है। एक डॉक्टर को पेशेंट को बचा करके अपनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस वो पीछे नहीं हटते हैं, वो अर्थक्वेक में जाकर हेल्प कर रहे हैं। और उसी समय अगर बिल्डिंग गिर जाए, वो सोचते तक नहीं है। आई मीन हम सर, आपके लिए हम कितने भी शब्द उच्चारण करें, हिंदी या इंग्लिश डिक्शनरी में से कोई शब्द नहीं है जहाँ पर हम आपकी कृतज्ञता हम जो व्यक्त करना चाहें वो कर सकें। आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, और हम सब के दिलों में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे कार्य करते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपने मिशन दोस्त में सिर्फ भारत ही नहीं, आप विदेश में भी जाकर इंसान की मदद करते हैं, ये आपने वंडरफुल कार्य। इसी से संबंधित मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, और शायद आप इसको जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो इसके पीछे के भाव, उसके लेसन को समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, 26/11 सन 2008। आपको मुंबई से संबंधित ये दिन याद आता है? Why is it so special? And what is it special for? The Taj Mahal attack, 26/11/2008, the terror attack। और माना जाता है कि 10 टेररिस्ट वो सी रूट से मुंबई में एंटर किया, and they were very thorough in their mission. They had automatic weapons, they had machine guns, they had backpack, they had hand grenades. वो सब प्रिपेयर करके आए थे और उनका एक ही लक्ष्य था। They were very clear, एक ही लक्ष्य था, मारो और मरो, inflict maximum damage on humanity। और वो बहुत सोच समझ करके मुंबई एंटर किया, क्योंकि वहां पर साउथ बॉम्बे में वो ताजमहल, द आइकॉनिक ताजमहल होटल है, संसार के टॉप 10 होटल्स में से उसका नाम आता है, वेरी कॉस्टली।
वहाँ शायद मैं और आप नहीं जा सकते दोस्तों, इतना महंगा है वो। सिर्फ समाज के बहुत एलीट सुपर रिच लोग ही वहाँ जाते हैं। शायद वहाँ एक ग्लास ऑरेंज जूस आज की डेट में शायद 2,500-3,000 रुपए का होगा। हमारा तो महीने का खर्चा निकल जाए वो एक ग्लास जूस, आई मीन इट्स टू कॉस्टली। और दे स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, वो टेररिस्ट अपने आप को टीम में उन्होंने बनाया अपने आप को, और वो CST स्टेशन में 2 गए, एक हॉस्पिटल में गए, और फाइनली उनका टारगेट था द ताजमहल होटल, क्योंकि वहाँ विदेशी बहुत आके रहते हैं। उस होटल में उस रात 26/11 सन 2008 को उस होटल में 600 एम्प्लॉइज थे ताजमहल होटल के। राइट फ्रॉम द जनरल मैनेजर मिस्टर करमवीर खान से लेकर को वो सिक्योरिटी गार्ड, और बीच में हर व्यक्ति था। इलेक्ट्रीशियंस थे, प्लम्बर्स थे, होटल स्टाफ था, बैक ऑफिस था, रिसेप्शनिस्ट थे, खाना बनाने वाले थे, खाना सर्व करने वाले थे, शेफ्स थे, एवरीबॉडी, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव थे, हाउसकीपिंग स्टाफ था। ऑल इन ऑल सब मिला के इट्स अ वेरी लग्जरियस होटल। सब मिला के 600 एम्प्लॉइज। उस होटल में उस रात को 600 रजिस्टर्ड गेस्ट थे जिन्होंने होटल रूम लिया हुआ था, सूट फैसिलिटी, डिलक्स रूम, स्पेशल रूम, जिन्होंने वो रूम को यूज कर रहे थे, वहां रुके हुए थे। 600 और 600 हो गए 1200। एडिशनली 500 लोग और थे जो उनका हॉल हुआ, बैंक्वेट्स हुए, फंक्शन हॉल हुए, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मीटिंग्स, एनी फंक्शन को अटेंड कर रहे थे। टोटल मिला करके जब वो आतंकवादी उस होटल में 26/11 को करीब 8:30 बजे एंटर किए, उनके पास रेडीमेड 1700 लोग थे जिनको वो मार सकते थे, और उनका प्लान ही ये था, मेक इट इंटरनेशनल न्यूज। और शायद आप में से कई ऐसे छोटे बच्चे होंगे, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन जो बड़े हैं आप जानते होंगे, शायद सारी दुनिया करीब करीब 3 दिन तक वो टेलीविजन सेट के साथ हम ग्लूड थे कि क्या हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो या हमारे लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं, बस सो मच ऑफ रूमर्स। मैं मुंबई में ही था उस वक्त, और दूसरे दिन ऐसा, हम नवी मुंबई में मैं रहता हूँ, हमको कहा गया था कि शायद नवी मुंबई में भी आतंकवादी है, कर्फ्यू जैसा सिचुएशन था। वी हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। एंड बाय द टाइम द ब्लैक कमांडोज, उसके बाद भारत सरकार ने 6 जगह पर NSG के हब्स बनाए, अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मेजर सिटीज में, कि वो कुछ एरिया में कहीं भी आतंकवाद की समस्या हो तो मानेसर न्यू दिल्ली में उनका ट्रेनिंग यूनिट, वहां से इतना दूर आने में टाइम लग जाएगा, कम से कम यहाँ से पहले ही वो वहां पहुंच सके। सो बाय द टाइम द ब्लैक कमांडोज केम फ्रॉम दिल्ली, इट वाज टू लेट। और तब तक वहां जो मुंबई पुलिस है, बाकी जो एजेंसी, उन्होंने पूरा वो ताजमहल होटल को घेराव कर लिया, कोई अंदर भी नहीं जा सकता था। लेकिन अंदर जाने के लिए फिर उसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। सो इट वाज क्वाइट लेट। दोस्तों, प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, क्या गेस कर सकते हैं? अब ये था उनका हालात, ऐसे कंडीशंस में, और फिर बाय द टाइम ब्लैक कमांडोज आए, दे एंगेज द टेररिस्ट, और सबको उन्होंने खत्म किया, और फिर फाइनली उसको पूरा क्वारंटाइन करके वो अथॉरिटीज को दिया, ऑलमोस्ट अराउंड 48 आवर्स। क्या बता सकते हैं इतना पूरा ऑपरेशन खत्म होने तक सिर्फ ताजमहल होटल में, पूरा मुंबई का नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ताजमहल होटल में कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी? जस्ट गेस, वाइल्ड गेस। 1700 तो थे, 1700 में से हाउ मेनी पीपल गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ द टेरर अटैक? एंड द एस्टोनिशिंग आंसर, आप सरप्राइज होंगे, जब मैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहा था, मैं तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी दोस्तों, सिर्फ 34 लोगों की मृत्यु हुई, ओनली 34। ब्लैक कमांडोज तो बहुत पीछे आए। ऐसा क्या कारण था कि वो आतंकवादी कम से कम डबल डिजिट में भी लोगों को नहीं मार पाए? हमारे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रोहित देशपांडे, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लीडरशिप, नेतृत्व कला, जीतने की कला के वो प्रोफेसर हैं, PhD की उन्होंने इस घटना पर रिसर्च किया, और वो भारत आए, लोगों से बात किया, उन्होंने चर्चा की, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम लोगों की मृत्यु कैसे हुई। वैसे तो अच्छी बात है, ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बट देयर हैज टू बी सम फैक्टर।
और वो ये कहते हैं, जब वो अपने बच्चों को नेतृत्व कला सिखाते हैं, वो ये कहते हैं अगर यही घटना विश्व के किसी दूसरे देश में होती थी, शायद मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। Because it happened only in India that the fatalities was so less, only 34। और उस 34 में भी दोस्तों 17 से ज्यादा लोग वो होटल स्टाफ थे, वो गेस्ट भी नहीं थे। और उन्होंने जब इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, उनको एक बहुत यूनिक बात पता चला। फॉर एग्जाम्पल, आज हम यहाँ बैठकर ये बातें सुन रहे हैं और हमें डिस्टेंटली गनशॉट सुनाई देता है, बॉम्ब ब्लास्ट सुनाई देता है, कुछ तो गड़बड़ है, बाहर आवाज आ रही है। हम सब यहाँ से क्या करते हैं? भागते। हम भी भागते हैं, मम्मी का हाथ, तुम चलो, मैं अकेला क्या करूँ, तुम चले जाओ, मतलब अपने साथियों का भी हाथ पकड़ लेते, राइट? अब कमाल की बात ये थी, जो रोहित देशपांडे जी को पता चला, वो 600 लोग में एक भी एम्प्लॉय नहीं भागा। अब ये बड़ा यूनिक फैक्टर था। मानव मनोवृत्ति ये कहता है समस्या के टाइम पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अब ये कोई हमारे एनडीआरएफ या भारतीय सेना के लोग तो नहीं थे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, भाई अपनी जान भी गवा दो। तो ये तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले हैं। हेलो सर, हाउ आर यू सर, सब ठीक है सर, आपको क्या चाहिए सर, क्या जरूरत है आपकी, क्या समस्या है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप समझते हैं ना, सबको खुश करना है आपको, सबकी समस्याओं को सॉल्व करना है, उनका कंफर्ट का ध्यान रखना है। अपनी जान इन द लाइन ऑफ ड्यूटी गंवाना होटल मैनेजमेंट में नहीं सिखाया जाता है, वो तो हमारे सुरक्षा बलों को सिखाया जाता है। एक व्यक्ति नहीं भागा। रोहित देशपांडे जी उस समय चेयरमैन एमिरेटस टाटा ग्रुप, क्योंकि ताजमहल होटल टाटा कंपनी की थी, उनके चेयरमैन को जाके रतन टाटा जी को पूछा, आपके लोग क्यों नहीं भागे? तो पता है रतन टाटा जी क्या कहते हैं? अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमने हमारे एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी। फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी है, आग लग जाएगा बिल्डिंग में तो आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, कौन सा फायर एग्जिट है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वन, क्या करना है क्या नहीं करना है। फायर सेफ्टी ड्रिल्स हमने बार-बार किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, आपको सर्टिफिकेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है। लेकिन आतंकवादी आकर ऐसा घटना करेंगे तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई मीन वी डिडंट ट्रेन आवर पीपल। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो लोग क्यों नहीं भागे। आपको दोस्तों मैं दो घटना बताता हूँ, उसका दो इंस्टेंसेस बताता हूँ। ये महिला, अकेली महिला, अर्थात उसके हस्बैंड नहीं है, शी इज अ सिंगल मदर, उसके 2 बच्चे घर पे हैं। भारत में माताओं का साइकोलॉजी अगर मैं बताऊं रहा हूं, शी इज द ओनली सिंगल मदर। वो अपने बच्चों के लिए किसी की जान ले सकती है, उनके नाम पर अपनी जान नहीं गंवाएगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद फिर इनका क्या होगा? एक तो हस्बैंड भी नहीं, पापा भी नहीं है। और शी इज नॉट एट ऑल रेडी टू किल, आई मीन रेडी टू डाई। वो तो सबसे पहले अपनी जान बचाए, क्योंकि उसको चिंता उन 2 बच्चों की है, अब मेरे बाद फिर इनका क्या होगा। And she is the telephone operator of the Taj Mahal Hotel. Single mother, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। पता है इसने क्या किया? इसने अपने कमरे को लैच किया, चिटकनी लगाई, रात के करीब 9:30-10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक विदाउट ट्रेनिंग वो एक रूम के गेस्ट को फोन किया और कहा कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, हमें भी नहीं पता, लेकिन प्लीज हम आपके साथ हैं, आप अपने कमरे में सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। क्योंकि मानव मनोवृत्ति ये है, बाहर आवाज आ रहा है तो हम देखने का प्रयास करेंगे भाई हो क्या रहा है, एंड फिर तो आप बोलिए से आपका स्वागत होगा। और ये महिला ने कहा आपके कमरे में जितना भी भारी सामान है, मतलब लग्जरियस होटल है, उसके फर्नीचर इतना भारी भारी, जो सेंट्रल टेबल है, अलमारा है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी भारी सामान है सब दरवाजे पे लगाओ, जितने उसके सेफ्टी लॉक है सब लगा दो, बाहर मत निकलिए, पता नहीं क्या हो रहा है। और आपने अगर सही में द रियल सीसीटीवी फुटेजेस देखा है द टेरर अटैक का, वो कॉरिडोर में अगर आपने देखा हो, जो आतंकवादी हैं वो पीछे के दौड़ के जाके वो दरवाजे को लात मार, लेकिन टूट ही नहीं रहा, जैसे कि पहले ही किसी ने बता दिया दरवाजा मत खोलो। अब सोचने वाली बात है कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य ऐसे कैसे सोच सकता है। सेकंड एग्जांपल, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। 24 साल की लड़की, शी इज जस्ट अ फ्रेशर, शायद उसका पहला नौकरी होगा, 24 ईयर ओल्ड गर्ल, पंजाबी लड़की, ये बैंक्वेट
को मैनेज कर रही थी। शी इज अ बैंक्वेट मैनेजर ऑफ जहाँ पे मीटिंग चल रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के 69 लोग, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ आकर न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, उनका फेयरवेल है, उनका पार्टी है। 69 टॉप ऑफिशियल्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ये मैनेजर है, किसी को कुछ जरूरत है, कुछ चीजों की आवश्यकता है। इस लड़की को रोहित देशपांडे ने पूछा, तुम क्यों नहीं खाती? और पता है ये बच्ची ने क्या किया? जब ब्लैक कमांडोज भी आ गए और उन्होंने उनको एंगेज करने का कोशिश किया, तो उन्होंने बिल्डिंग को आग लगा दी। आई मीन द होल बिल्डिंग वाज ऑन फायर। इतना धुआं, कितना स्मोक है। और तब तक फायर ब्रिगेड के लोगों ने बाहर से वो सीढ़ियां लगाई, बहुत 4-5-6 मंजिल का वो बिल्डिंग है, हर फ्लोर में बाहर से इवैक्यूएट करने लगे। और ये लड़की पता है क्या करती थी? एक एक गेस्ट को लेकर के जाती थी वो कॉरिडोर में से, और उनके जो होटल के जो स्टाफ थे उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, क्योंकि अंधकार था, कुछ दिख ही नहीं रहा, गेस्ट को तो पता ही नहीं कहां से जाना है। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया और ये लड़की एक एक गेस्ट को वो खिड़की तक लेके जाती थी, बिल्डिंग का खिड़की जो फायर ब्रिगेड वालों ने तोड़ दिया था, और वो उनका हाथ पकड़ के लेके जाती और कहती, मैडम जाइए, और खुद वापस जाती थी एक और गेस्ट को लेकर। दोस्तों, महिला के स्थान पर मैं होता था तो मैं पहले भागता, भाई मौका मिला बच गया। I mean, what is that element in this girl which is prompting her to go back and save another life? अरे एक गोली कहां से भी आ सकती, पता नहीं कितने आतंकवादी हैं, you're gone। अरे आपने जीवन नहीं जिया 24 साल, क्यों मरूं? और शायद आप उसका नाम नहीं जानते, उसको शायद परमवीर चक्र नहीं सम्मानित किया गया है। I mean, but something is helping her। और उसमें एक महिला थी जो साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिक रीजन की HR हेड थी। शी इज अ साउथ इंडियन लेडी। वो अपना अनुभव बताती है, मैं साड़ी पहनकर 6th फ्लोर से फायर ब्रिगेड की सीढ़ी से उतरी हूँ जिंदगी में पहली बार। वेरी इनकन्वीनियंट, साड़ी को संभालो नीचे गिर ना जाए। बट ये लड़की वापस भागकर दूसरे गेस्ट को हेल्प करती है। रोहित देशपांडे ने इस लड़की को पूछा, तुम क्यों नहीं भागी? बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है द आर्ट ऑफ विनिंग। अब इसको कैसे लेकर आना है, क्या इसका मिसिंग डायमेंशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। पता है ये बच्ची क्या कहती है? अगर काश मैं इस बच्ची से मिल पाता तो मैं सलूट मारता था उसको। ये बच्ची कहती है, कैसे छोड़ दूं 69 लोगों को मरने के लिए? हाउ कैन आई लीव 69 पीपल टू डाई? क्या मनोदशा है उसको। वो 69 गेस्ट की इतनी पड़ी है कि कैसे मरने दे दो, अपनी जान की भी नहीं सोची। कहां से ये विचार आ रहा है? क्या ऐसे ये बच्चे के संस्कार थे? रोहित देशपांडे को समझ ही नहीं आ रहा था। इसने और रिसर्च किया और पता है उसको क्या पता चला? टाटा कंपनी का यूनिक हायरिंग पॉलिसी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो टाटा कंपनी कोलकाता में नहीं आए, वो मुंबई में नहीं आए, वो चेन्नई में नहीं गए, वो न्यू दिल्ली नहीं गए। पता है उन्होंने बच्चों को कहाँ, कौन से कॉलेजेस से पिक किया? छोटे छोटे सिटीज, हल्दिया, नासिक इन महाराष्ट्र, तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु, लुधियाना इन पंजाब। ऐसे छोटे छोटे शहर, बहुत अच्छे अच्छे शहर, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस। और पता है वहां जाकर उन्होंने टीचर्स को क्या कहा? हमको 2 लिस्ट चाहिए, एक जो आपके बहुत पढ़ाकू वाले, बहुत ब्रिलियंट बच्चे, एकेडमिकली ब्रिलियंट बच्चे, नंबर 2 जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर मूल्य हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, जो सुबह उठ के शायद माता पिता के चरण छूते हैं, टीचर के डांट खाने के बाद भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, आई लव यू मैडम। यहाँ की बात अलग है दोस्तों। आज हमारा हालत ये हो गया, अगर टीचर ने आपको डांट दिया तो ऊपर तो गुड मॉर्निंग। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप आर्ट ऑफ विनिंग करते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ। और पता है उनके टीचर्स ने 2 लिस्ट दिया, जो एकेडमिकली ब्रिलियंट थे वो लिस्ट उन्होंने वापस कर दिया, और जिनके संस्कार अच्छे वाले थे, हो सकता है वो पढ़ने में भी अच्छे हैं, वो लिस्ट उन्होंने लिया। हमारे बचपन से हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं,
हमारे जो आंतरिक सिद्धांत है वो हमें जीत बहुत आसानी से दिला सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि कंप्लीट वेलनेस और जीवन के हर क्षेत्र में जीतना, उसके लिए आपको एक दो चीजें समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं, हम सब जीवन में ही जीतना चाहते हैं, करेक्ट? मुझे याद आता है मैं इंडियन आर्मी का प्रोग्राम कर रहा था, मैंने वहाँ अलोहा ओम शांति किया और मैंने उनसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, पूछते हैं ना कैसे हैं, सब ठीक है, हाउ इज योर लाइफ? तो 3 उत्तर हो सकता है दोस्तों, गुड, नॉट गुड, ओके। गुड में सब आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, मैग्निफिसेंट। नॉट गुड में थोड़ा टेंशन है, इनसिक्योरिटी है, डर है, चिंता है। ओके में कभी खुशी, क्या क्या बात है जी, मूवीज आप बहुत देखते हो, कभी खुशी कभी गम, हमेशा खुश नहीं, हमेशा दुख नहीं। तो मैंने उनको पूछा जिनका लाइफ गुड है वो हाथ ऊपर उठाओ। आप लोग मत उठाइए, क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा जिनका गुड है लाइफ उठाओ, तो गारंटीड है 100% यहाँ सब लोग हाथ ऊपर उठाएंगे, क्योंकि पब्लिक में हम बताने ही नहीं चाहते हैं कि मेरे में थोड़ा कम है। और अगर हम यहाँ हाथ ऊपर, मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है, हर उल्टी चीज में ताली बजाते हैं। मैं इतना अच्छा सुना रहा था, आपने एक ने ताली नहीं बजाया उस बच्ची के लिए, हर गलत चीज में ताली बजाते हैं लोग। महान है सो पता है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड हाथ ऊपर उठाता है, वाइफ तुम और गुड, झूठ कितना बोलते पब्लिक में। और फिर हस्बैंड कहता है तुम्हारा डीपी देखकर तो पता ही नहीं चलता तुम, सोशल मीडिया पोस्टिंग देख लो तो लगता स्वर्ग अभी ये क्या विचार कर रहा है, क्या उच्च और श्रेष्ठ विचार है। और वाइफ का पोस्ट फेसबुक में देखकर हस्बैंड सोचता है मन में तुम्हारे इतने उच्च विचार, लेकिन दुनिया में तो हमसे अच्छा। दोस्तों हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम लीड अ वेरी फेक लाइफ अनफॉर्चुनेटली, सब दिखावा है। एनीवे उसको बाजू में रखते हैं। तो मैंने इनको कहा जिनका लाइफ गुड है वहां, उनको कहा आप हाथ ऊपर, सब लोगों ने, काफी लोगों ने कहा। मैंने कहा जिनका गुड है अगर आप शेयर करना चाहें, मैं जानना चाहता हूँ आपका लाइफ गुड कैसे है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं, बट आई एम इंटरेस्टेड। तो वहाँ एक ऑफिसर साहब थे, उन्होंने कहा गिरीश जी मैं बताता हूँ। मैंने कहा प्लीज बताइए। उन्होंने कहा 5 कारण है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा रिलेट करना, बच्चे शायद रिलेट ना कर पाए बट फिर भी आप समझ जाएंगे। उस सर ने कहा गिरीश माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय वाइफ इज गुड। मैंने कहा बहुत, ये जितने बड़े लोग हंस रहे हैं ना थोड़े पीड़ित हैं, ठीक है ना, वो सहन नहीं कर पा रहे। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, लाइटर में, डोंट टेक इट सीरियसली। मैंने कहा दूसरी बात, उन्होंने कहा गिरीश माय लाइफ इज गुड बिकॉज मेरा बच्चे गुड। एंड ही फर्दर एक्सप्लेन, मेरा जो छोटा वाला है ना 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, अपने आप सुबह उठ जाता है, खुद स्नान कर लेता है, खुद तैयार हो जाता है, खुद अपना बस्ता बना लेता है, खुद स्कूल बस में बैठ के चले जाता है, खुद स्कूल से आने के बाद हाथ पैर धो के, खाना खा के, होमवर्क करके, सो के फिर ही टीवी देखता है। जो जब वो कह रहे थे ना, बाकी जितने लोग थे ना वो उनको ऐसे देखने लगे। और एक ने तो पूछ भी लिया, भैया ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हैं? हमारे तो ऐसे हैं, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, करते नहीं है, और आपके बच्चे समझ नहीं आते। तो वो ऑफिसर ने कहा सीक्रेट है, नहीं बताऊंगा। सस्पेंस छोड़ो। मैंने कहा सर और बताइए। उन्होंने कहा तीसरा कारण, माय लाइफ इज गुड क्योंकि फाइनेंशियली आई एम गुड। धन संपत्ति, नौकरी, बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, सोना, सब में मैंने इन्वेस्ट किया। मेरे को कोई प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी होगा तो आई कैन हैंडल। मेरे को बहुत अच्छा। चौथी बात उन्होंने कहा माय लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे घर परिवार वालों का हेल्थ इज गुड। सर्दी खांसी होती है लेकिन ऐसा कोई मेजर हार्ट अटैक, कैंसर जैसी नहीं है। 5वां कारण उन्होंने कहा माय लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे बॉस इज गुड।
घर में पापा बॉस इज गुड, घर में सासू माँ इज गुड फॉर ऑल द बहूस, ठीक है ना, आपके लिए आपके सीईओ साहब जो भी होंगे, मालिक होंगे। मैंने वो सर से प्रश्न पूछा, वो मैं शायद आपके भी उत्तर यही सब होगा, इट विल रिवॉल्व अराउंड ऑल दीस फैक्टर्स। मैंने वो सर को पूछा, मैंने कहा सर अगर यही सब जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछता आपकी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, धन संपत्ति कैसा है। मैंने मेरा प्रश्न किया था हाउ इज लाइफ, तो पता है उन्होंने यही तो लाइफ है। मैंने कहा सर अगर यही लाइफ है तो भगवान ना करे मैडम ऊपर नीचे तो फिर आप भी ऊपर नीचे, बच्चे की तबीयत खराब तो पापा फिर स्ट्रेस में। आपका लाइफ आपका या इन पर निर्भर करना चाहिए। हेलो, योर लाइफ इज योर चॉइस, योर क्रिएशन, or it depends on some other person or situation or circumstances. Hello, self ना। तो फिर मैंने कहा how is your life dependent on somebody else? अच्छा है आपकी पत्नी अच्छी है तो किसी कारणवश ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो आप तो दुखी हो जाओगे। तो पता है उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा अगर ये लाइफ नहीं है, बच्चों मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा अगर ये नहीं है तो फिर लाइफ क्या है? Then the question is what is life? कहाँ मैं कंप्लीट वेलनेस चाहता हूँ, कहाँ मैं जीतना चाहता हूँ, जीवन में जीतना चाहता हूँ। तो प्रश्न ये कि जीवन क्या है? मैं अपनी परिभाषा बताता हूँ, अपनी परिभाषा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के पहले, जब मैं 22 साल की उम्र का था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, नौकरी शुरू की थी, उसके पहले का मेरा जीवन की परिभाषा बताता हूँ। आज मेरे जीवन की परिभाषा एकदम अलग है। हर पल मैं जीवन को एंजॉय करता हूँ, लेकिन शायद तब नहीं हो पा रहा था, तब स्ट्रगल था, तब कंपटीशन था। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की जो परिभाषा थी वो शायद मेरे माता पिता ने, समाज ने, एजुकेशन सिस्टम ने शायद वैसे ही डाल दिया था, और शायद उनकी भी गलती नहीं, उनको भी नहीं पता। दैट्स द होल प्रॉब्लम। हमको यथार्थ ही नहीं पता। बताता हूँ मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या था। जब मैं दूसरी कक्षा में था तब मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ मम्मी ने प्लांट किया एंड इट गॉट रीइंफोर्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं जब दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो अच्छा नहीं पढ़ता था। अच्छा नहीं पढ़ता था का मतलब है भारत की मम्मी जैसे चाहती थी वैसे नहीं पढ़ता था, क्योंकि भारत के टिपिकल हर मम्मी चाहती थी बच्चा बैठ के पढ़े, और हम बॉयज बैठ के नहीं पढ़ते थे, हम खेलते कूदते घूमते घामते सब करते थे। और उस जमाने में मेरा दुश्मन नंबर 1 पता है कौन था? मम्मी नहीं, मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी और उसके कारण डांट मैं फ्री फोकट खाता था, क्योंकि मम्मी एक ही रेफरेंस देती, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख। और मेरे को इतना गुस्सा आता था और मैं मन ही मन सोचता था एक दिन तो देख लूंगा। अरे तुम बैठ के पढ़ रहे हो, गाली हम खा रहे हैं। और मैं दीदी को जाके कहता, दीदी तुम भी थोड़ा खेलो ना, तुम भी थोड़ा मस्ती करो, तुम भी थोड़ा घूमो घामो यार, आपकी वजह से हम डांट खा रहे हैं। दीदी तो girls are little more sincere. I mean, I'm not finding comparison, but it is like that. अब हम तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे थे। एग्जाम के दिन नजदीक आ गए, 2-3 दिन बचा था एग्जाम मेरा। टेंशन सबसे ज्यादा किसको? इनका दर्द निकल रहा है। पूछा नहीं उसके पहले छोटी ने मुझे मम्मी को पीड़ित है, ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट। एग्जाम मेरा, मम्मी टेंशन में। पता मम्मी ने आकर मुझे क्या कहा? मेरे पढ़ाई के स्टाइल को देखिए। दोस्तों मैं जीवन की परिभाषा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। Once you change it, at least redefine it, winning will become easy. मम्मी ने मुझे फ्रस्ट्रेशन में पूछा, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और क्योंकि मैं छोटा था, 6-7 साल का था, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मेरा हार्ड डिस्क खाली था। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डर, चिंता, व्यर्थ ज्यादा है, इरिटेशन ज्यादा है। एनीवे 500 GB में 600 GB का चला है हमारा उस जमाने में खाली था। मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? वेरी रिलैक्स, ओवर कॉन्फिडेंटली मैंने मम्मी को कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 डजन 2 परफेक्टली फाइन, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर,
हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, पैंक्रियाटिक अटैक, स्पाइन अटैक, फुल बॉडी अटैक। अब बच्चा तो मम्मी से ही प्यार करता है, छोटा कैन ओनली रिलेट टू द मम्मा। अब मम्मी की ये गंभीर अवस्था को देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा, यार मेरी वजह से मैंने तुरंत डायलॉग चेंज कर दिया टू मेक हर कंफर्टेबल। मम्मी ने पूछा कि तो कितना मार्क्स मिलेगा, मैंने कहा कितना भी चलेगा। उनको अटैक आ गया, उनको बचाने के लिए मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वांट। पता है मम्मी ने क्या कहा, अपने आप को संभाला और मम्मी ने मुझे देखा 100 में 100। और पहला विचार मन में आया, यार स्कूल में जाके बनूं मैं 8 घंटे, होमवर्क मैं करूं, टीचर की डांट मैं खाऊं, मुर्गा मैं बनूं, स्कूल से आने के बाद तुम वापस मुझे ट्यूशन, वहां मैं मेहनत करूं। मार्क्स किसको चाहिए? शिवा इक्वेशन बहुत ध्यान से सुनना, ये सब फैक्टर आज इस उम्र में आकर यू आर इन स्ट्रेस। चलो छोड़ो, इनको 100 में 100 चाहिए था, टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी, जितना मैं पढ़ सकता था, जितना मैं कर सकता था, खेलते कूदते खाते हमने पढ़ भी लिया, एग्जाम भी लिख लिया, रिजल्ट भी आ गया। क्लासरूम में हमारे जमाने में हमको क्लास में दिया जाता था रिपोर्ट कार्ड। मैडम ने कहा मास्टर गिरीश कम हियर टेक योर रिपोर्ट कार्ड। मैं तो मस्त होकर खुशी से मैडम के पास गया, मैडम ने रिपोर्ट कार्ड खोला, मुस्कुराते हुए मुझे कहा कांग्रेचुलेशंस गिरीश, कीप इट अप। मुझे समझ में नहीं आया, अरे हम तो हमेशा अप ही रहते हैं, वो तो मम्मी पापा अप एंड डाउन होते हैं, टीचर अप एंड डाउन हो रहे, हर बड़े लोग अप एंड डाउन हो रहे, फ्लक्चुएट होते रहते, कभी खुशी कभी गम। हम तो मम्मी ने 2 झापड़ लगाया, अब तो रोते हुए 2 मिनट के बाद आई लव यू मम्मी आइसक्रीम चाहिए। And it was pretty easy for me to maintain that up। शायद हम बड़े होकर भी हम lost it, and that's where आध्यात्मिकता comes into picture। मैडम ने कहा कीप इट अप, हमने रिपोर्ट कार्ड डाउन रखा बैग में, हम तो वैसे ही अप रखते थे। हम वापस आए घर में खेलते कूदते हुए, घर की घंटी बजाई, मम्मी को पता चल गया बच्चा आया है। ओ शी ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, नैनो सेकंड में वो दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजा खोल के बोली रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बैग में रखा, ले लो। वो ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उन्होंने बैग खोला, रिपोर्ट कार्ड देखा, उनकी आंखें खिल गई, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। पता है क्यों? क्योंकि मम्मी ने देखा बेटे को 75% मार्क्स, लग रहा था फेल हो जाएगा, 75 was more than expected, she was super happy। और पता है क्लाइमैक्स नंबर 1 मैंने अपने आंखों के कोने से देखा। पता है मम्मी ने क्या किया? मम्मी पापा के पास गई, रिपोर्ट कार्ड दिखाया और कहा मेरा बेटा है। And I was wondering, yeah, what is your contribution? तुम मजे ले रही हो, 75 मैं कर दिया, you are basking in glory। चलो छोड़ो, ये सब आपको ना डिफाइन कर रहा है लाइफ। And sorry friends, it will just not make you well, it will just not make you win। Wellness and winning कभी नहीं हो सकता है अगर हमारा प्रोग्रामिंग गलत है। मम्मी खुश, पापा खुश, हम भी खुश, 75 मुझे मिले, मेहनत मैंने की, सब खुश रहते। अब है क्लाइमैक्स नंबर 2 और खतरनाक क्लाइमैक्स। आधा घंटे के बाद हमारी माताजी मेरे कमरे में आई, दौड़ते हुए आई, और शी बार्ज्ड इनटू माय रूम और मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए, धम धम करके। यार मुझे समझ नहीं आया अब क्या प्रॉब्लम, अब इससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकता? मैंने सीधे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फोन लगाया, हमको बाकी किसी पे विश्वास नहीं था। हमने कहा मुझे आधा घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, थप्पड़ क्यों पड़ी ये बताओ। तो पता है उन्होंने आधा घंटे में मुझे रिपोर्ट सबमिट कर दी। पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ी? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। घर के बाजू में हनुमान मंदिर था, 75 की खुशी में सोचा था 1 नारियल ऑफर करूंगा, क्योंकि 2 मिला, मैंने भी प्रेयर को बढ़ा दिया, हमने भी 2 नारियल ऑफर कर दिए। हनुमान मंदिर में जाके धम धम नारियल चढ़ाया, भगवान जी को कहा भगवान जी बहुत दुखी। भगवान जी ने कहा बच्चे ने जाना था, बोलते को क्या चाहिए? मैंने कहा भगवान जी बड़े दुख से, पीड़ा से, दर्द से कह रहा हूँ। भगवान जी ने बोला बच्चे बोल तो सही, मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारा क्या वरदान चाहिए? मैंने कहा भगवान जी बस एक ही इच्छा, बोलो बच्चे। मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले,
प्रश्न पूछो ना, मुझे पता है सच क्या है, किसी और को ज्यादा मिलने से दर्द आपको होता है। कहां से है? Where is this belief coming from? क्यों नहीं किसी की सफलता पे आप खुश हो सकते हो? मैंने ये ब्रह्मा कुमारी में देखा, मैंने इन दीदियों में देखा, मैंने यहाँ के भाइयों में देखते क्योंकि मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू सोसाइटी, थैंक्स टू रिलीजन, थैंक्स टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु प्रोग्राम्ड मी एंड इन्फ्लुएंस्ड मी। पता है डेफिनेशन ऑफ लाइफ? चाहिए, मिलना, गेटिंग, हैविंग। बचपन से शुरू किया, कितना मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, और अगर मिला तो जीता, किसी और को मिला तो और दुख, मुझे नहीं मिला उसका दुख नहीं है, इनको भी नहीं मिला उसकी खुशी है। I mean, you are also equally in pain. I mean, look at the mindset. इस mindset को रख के wellness, अरे आपके शरीर को प्रभावित करेगा। जैसा आप सोचोगे आपका शरीर करेगा। फ्रेंड्स, मैं भी हेल्थ पे नहीं जा रहा हूँ, बिग टॉपिक। क्यों मेरे को किसी और की सफलता पर दुख होता है? दुख कौन सा वेलनेस है फ्रेंड? इस दुख वाली मनोवृत्ति को लेकर आपको लगता है आप जीवन में सफल हो पाओगे? यू विल स्ट्रगल। आप दुखी होकर फ्रस्ट्रेटेड होकर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सुखी और शांति से आपको इतनी मेहनत में सफलता में टू बी इजी। एनीवे, जीवन का पहली परिभाषा मिलना, गेटिंग। दूसरा डेफिनेशन, माफी चाहता हूँ, थैंक्स टू हाउ द सोसाइटी वर्क्स ऑन योर साइकी। मैं 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंचा, बड़े बच्चे मम्मी पापा चाचा मामा एक ही क्वेश्चन हमेशा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से आंखें बाहर, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, सेकंड टाइम। मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, प्लीज बनिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर बने, आई विल हेल्प यू। मुझे और ज्यादा खुशी होगी आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन दोस्तों, जीवन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है। डॉक्टर बने तो जीवन सफल, ना बने तो जीवन खराब, व्यर्थ। ये माइंडसेट, ये बिलीफ सिस्टम लीड्स टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी। फिर वेलनेस नहीं रहेगा। क्या कर रहे हो, क्या करोगे? द सेकंड डेफिनेशन, डूइंग। और बताओ आज हमारा भारतीय संस्कृति में या फिर पूरे विश्व में क्या है? अगर आप कुछ कर रहे हो अच्छा, आप प्रतिष्ठित हो, आप सम्माननीय हो, और अगर मान लीजिए गिरीश किसी कारणवश कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सोसाइटी ने मेरे को प्रोग्रामिंग किया और मैं अपने बारे में पता है क्या सोचता हूँ? आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि समाज ने ऐसी परिभाषा डाल दी। फिर मैं तो मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, होगा कॉन्फिडेंस नहीं, कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कुछ बन नहीं पाया, 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, इंजीनियर बन नहीं पाया, फिर तो आप कुछ ही काम के लिए। सेकंड डेफिनेशन इज डूइंग। ये दोनों के चक्कर में द थर्ड वन इज लॉस्ट, इज बीइंग। चाहिए करिए के चक्कर में जो मैं हूं, दैट इज लॉस्ट, द बीइंग। और ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा धन संपत्ति ही चाहिए। जितने भी गर्ल्स या लेडीज बैठे हैं, प्यार चाहिए, वो भी चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। आप दो मुझे। पता है पत्नी हस्बैंड को क्या कहती है? 15 साल तुम्हारी मां ने कितना क्या, 15 साल आपने सेवा किया, आपको रिंचक मात्र भी खुशी नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी डज टू यू। ये कहां से आ रहा है? बचपन से प्रोग्रामिंग है, चाहिए। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमात्मा ने बताया बच्चे ये डेफिनेशन, द बीइंग, हु एम आई। मुझे याद आता है आपसे 15 साल पहले मुंबई में एक प्रोग्राम करने गए, मैं प्रोग्राम लेने गया, सेल्फ मैनेजमेंट। कंपनी के एचआर मैनेजर से मिला, उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते प्रोग्राम। मैंने कहा बुला लीजिए लोगों को। बुला भी नहीं करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सबको अच्छा ऐसा हॉल ऑडिटोरियम देंगे। मैंने कहा सर मैं आया वहाँ घर ना, बाद में मैं आया हूँ तो अभी कर दीजिए, 10 लोगों को बिठा दीजिए कैंटीन में। हम लोग कितना मैनेजमेंट सीखते हैं, मैनेजमेंट में सिखाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मनी, फाइनेंस मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेथोडोलॉजीज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट,
सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा लेकिन अभी नहीं करके 6 महीने के बाद। मैंने बहुत कोशिश की, वो माने नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, टाटा बाय बाय गुड नाइट करके जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर निकल रहा था, कमरे के दरवाजे में खड़े होकर वापस मुड़ के मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। वो भी प्रश्न आपको पूछता हूँ। मैंने वो सर को कहा, सर आप कौन हैं? Who are you? अब ये जो आप कौन है, इसका एक दूसरा भाव भी है। तू होता कौन है जो मुझे कार्यक्रम में, तू होता कौन है, आप कौन है, लगभग सेम है, लेकिन भाव बहुत अलग है। उन्होंने वो दूसरा भाव पकड़ लिया, उनको आया गुस्सा। वो खड़े हुए, आंखें बड़ी की, उंगली दिखाकर मुझे कहा, मिस्टर गिरीश, डोंट यू नो आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बता रहे थे, बेटा आपको किसी के पास भी चले जाए तो कार्यक्रम नहीं मिलेगा। तो मुझको पूछता है मैं कौन? उनको लगा मैं उनको उच्च अधिकारी के पास जाकर सिफारिश करके ले लूंगा। मैंने कहा सर जी, आपके दरवाजे के बाहर डेजिग्नेशन बोर्ड में आपका पद का विवरण है। I know what you do. My question is, who are you? किसी को भी जुकाम, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कई लोग तो ये भी कहते हैं रिटायर्ड प्रोफेसर, या डू कर भी नहीं हो तो भी पद लेकिन सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी सीनियर पर्सन हियर। मैंने कहा सर आप क्या करते हो बताइए, आप कौन हो बताइए। उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूँ। मैंने कहा बताइए। बोला मेरा नाम फलाना। मैंने कहा सर वो भी नाम लिखा हुआ है, आप शर्मा है, वर्मा है, पाटिल है, पटेल है, नायर है, पिल्ले है, चैटर्जी, भट्टाचार्य है, सिंह है, आलूवालिया है, राव है, रेड्डी है, अग्रवाल है, श्रीवास्तव है। पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी। प्रश्न, कोलकाता में बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद उस पर नाम रखा जाता है? हाँ जी, कितने दिन के बाद? 6th डे। 5 दिन तक कौन था ये छोटा? आधार कार्ड ही नहीं, I mean you don't exist। नाम रखा गया। What you have is not what you are। I have 2 kidneys। I am 2 kidneys। लोग बोलेंगे पहले तुम्हारा कम है, तुम्हारे बातों से लग रहा ढीला है। I have a car, you are not the car। I have a watch, you are not the watch। I have 2 eyes, 1 heart, 2 kidneys, 1 liver। मेरा नाम, मैं कौन? नाम रखा गया 6वें दिन, दूसरे व्यक्ति ने रखा, हरीश, मनीष, सतीश, लतीश, गिरीश। आपको पूछो आपके पास आपका गाड़ी कौन सा है, आप बोलोगे MH48 AF6। अरे यार वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यूनिक होता है। गाड़ी कौन सी है? हरीश, मनीष, सतीश, इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आप हो कौन? उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? बोला हिंदू। मैंने कहा सर जी को आपका विश्वास है, आप श्री कृष्ण को मानते, अल्लाह को मानते, वाहिगुरु को मानते, नहीं मानते, परफेक्टली ओके। आप कौन है बताइए ना। आप बता रहे हो मैं इसको बिलीव करता हूँ। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बोलिए। बोला गुजराती छू। मैंने कहा सर गुजराती बोलते, बंगाली बोलते, महाराष्ट्र। मैंने पूछा कि आपको, आप कौन से प्रांत से, आप क्या मातृभाषा बोलते, आपका परिवार कहाँ रहता है? अरे आप कौन है बताइए ना, आप भाषा बता रहे हो। और मैं पूछता गया, वो जवाब देते गए, मैं ना करते गया। फिर उन्होंने खतरनाक जवाब दिया, मैं तो रोक ही नहीं पाया अपना, वो पेट पकड़ पकड़ के हंस पड़े। मैंने कहा बताइए कौन? बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला पुरुष। मैंने कहा सर बाल कम है, बट देख के समझ में आता है महिला है या पुरुष है। अरे आप जेंडर का स्पेसिफिकेशन बता रहे हो, कोई मैं आपका रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ, गिरीश फीमेल 48 ईयर टिकट ही कट हो जाए। व्हाट रबिश। आप शरीर के जेंडर, मैंने कहा कौन है? पता है वो फिलॉसफी पे आ गया था। ये फिलॉसफी इतनी खतरनाक होती है ना, लोगों को तो छोड़ो, कभी कभी सुनाने वाले को भी नहीं समझ में आता, सुना क्या। मैंने कहा बताइए आप कौन है? पता उन्होंने क्या कहा? जो मैं हूँ वही हूँ मैं। क्या? बोला जो हूँ वही हूँ। मैंने जो कौन है? बोला ना क्रिश्चियनिटी में जो फर्नांडिस, ये जो कौन है? उन्होंने कहा जो दिख रहा हूँ वही हूँ मैं। मैंने सर जो दिख रहा हूँ ना वो नहीं हुआ। उन्होंने पूछा तो मैं कौन हूँ? मैंने कहा आधा घंटे से वही पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे थे, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा इधर आओ।
मुझे कुर्सी पे बिठाया, खुद गए, दरवाजे को चिटकनी लगाया, दरवाजा बंद किया, दरवाजे पे हाथ रखकर मुझे कहा जाने नहीं दूंगा, पहले बता दूंगा। किसी के किडनैप पर ताली कोई बजाता है क्या? वो मुझे आप ऑडियंस बिल्कुल अच्छे नहीं। मैंने कहा मुझे क्या पता आप कौन हो, मैं तो आधा घंटा पहले आया हूँ। पता है उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जो प्रश्न पूछता है उसको उत्तर जरूर आता होगा। टीचर वो प्रश्न ही नहीं पूछती जो उसको आता ही नहीं, होमवर्क। सॉरी टू ऑल द टीचर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं आया था, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ को समझेंगे तो मैनेज करेंगे। दोस्तों, द बीइंग, गेट, डू एंड द बीइंग। लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, एक अनुभूति है, महसूसता है। राइट नाउ यहाँ गिरीश भाई खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, क्या फील कर रहा हूँ? आपको खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए मैं टेंशन में आ जाता हूँ, और उस खुश करने के चक्कर में आई हैव लॉस्ट माय एक्सपीरियंस। कैन आई एंजॉय स्टैंडिंग हियर एंड स्पीकिंग? कैन आई एक्सपीरियंस पीस, लव एंड हैप्पीनेस एवरी मिनट, एवरी मोमेंट? और अगर आप इसको एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा का डिफॉल्ट नेचर ही है, गन्ना मीठा होता है दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं बनाया उसको मीठा, मैंने नहीं बनाया, ब्रह्मा कुमारी ने गन्ने को नहीं मीठा बनाया, हिंदुइज्म ने नहीं बनाया, वो है, उसका प्राकृतिक स्वाभाविक नेचर है, मूलभूत क्वालिटी, आपका और मेरा मूलभूत क्वालिटी। आर्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम गेटिंग टू बीइंग। प्रश्न मैंने बच्चों को पूछा, गर्ल्स कॉलेज था, मैंने कहा बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? उन्होंने कहा अंकल जीन्स एंड टॉप। बहुत अच्छी बात है, क्यों? उन्होंने कहा कंफर्टेबल फील करो, कंफर्ट के लिए। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, हम सब कंफर्टेबल घड़ी चाहते हैं, कंफर्टेबल माइक, कंफर्टेबल ऑडिटोरियम, कंफर्टेबल चश्मा, कंफर्टेबल कुर्सी, कंफर्टेबल गाड़ी, बुरा मत मानिएगा, कंफर्टेबल पत्नी, कंफर्टेबल पति, कंफर्टेबल सास, कंफर्टेबल बहू, कंफर्टेबल बच्चे, कंफर्टेबल नौकरी, कंफर्टेबल सड़क, हर चीज मनुष्य कंफर्टेबल चाहता है। कंफर्टेबल ट्रैवल। मैंने कहा बेटा आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया कंफर्टेबल, सो व्हाट? तो क्या होगा? पता है उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने बहुत सारे जवाब, कंफर्टेबल हो तो मैं अच्छी दिखूंगी, अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाली पत्नी, अच्छे दिखाने वाले बच्चे, अच्छा हो गया तो क्या होगा? सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट। एक जगह आकर वो सो व्हाट का उत्तर नहीं दे पाई इस बच्ची ने। अब वो लास्ट उत्तर था उसका, अंकल मैं खुश हूँ। खुशी क्यों? खुशी से क्या होगा? बस खुशी होगी, बस फिनिश। आत्मा का ओरिजिनल नेचर खुशी। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है वेरी वेरी क्या कहूंगा मैं, सुपरफिशियल डेफिनेशन ऑफ मीनिंग, जीन्स एंड टी शर्ट मिला तो जीत, तो गुड फीलिंग, नहीं मिला तो दुखी, और मिल भी गया 6 महीने के बाद ऑफ स्ट्रगल, तो 6 महीने परेशान, दुखी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में मेहनत कर रहे, जीन्स टी शर्ट, मार्क्स, फर्स्ट रैंक, नौकरी, प्यार, इट कुड बी एनीथिंग, मिल गया, हाँ, और दूसरे दिन किसी और को जा मिला, तो मैंने पहले बताया, अब हमारा खुशी गया, अब मैं उसका जीन्स टी शर्ट, मेरे को 500 वाला मिला था, मेरे को 5000 वाला चाहिए, उसके पीछे भागो, एंड इसमें पूरी जिंदगी गई। Where is wellness? Where is that experience of peace, love and happiness? Get, do and be. दोस्तों फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। उदाहरण, I want to get lot of money, बहुत पैसा चाहता हूँ, nothing wrong। क्या करोगे? खाओगे? और उससे हम कुछ करेंगे, this power, money is wealth। क्या करूँगा? घूमूंगा, विदेश में पैसा है तो घूमूंगा, अब जब घूमूंगा, अनेक स्थानों पर जाऊंगा, वहां दृश्य देखूंगा, then I will be happy। Get lot of money, do traveling, be happy। Example number 2, get lot of money, माता पिता के लिए गांव में एक अच्छा सा घर, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, खुद सुख सुविधा से नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने सब दिया, कभी खुद गाड़ी नहीं खरीदा, बच्चे को गाड़ी खरीद के दिया, ट्यूशन में जाती है, माता पिता रिटर्न में गांव में उनके लिए बहुत अच्छा है, सब प्रकार की सुख सुविधा है। और जब मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते हैं
तो घर डूइंग इज घर बनाना, और जब माता पिता वहां रहते हैं then I am happy, then I will be happy. Third example, बुरा मत मानिए, I want to get into a relationship. अकेले कैसे रहूं? मुझे कोई चाहिए, पति पत्नी जो भी है, साथी। चलो मिल गया, क्या करूंगे उसके साथ? वो लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, कोऑपरेट, एंड जब ये करूंगा then I will be happy. अच्छा पत्नी भी आ गई, अब मुझे बच्चा चाहिए, माँ चाहिए, oh I want to get a baby. बच्चे को क्या करोगे? प्यार दोगे, उसके लिए जीवन दोगे, वो आपको पप्पा कहेगा, then I will be happy. अगर यही फॉर्मूला करेक्ट होता था ना दोस्तों, तो शायद हम सदा खुश होते। आपका अनुभव क्या है? इस फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए, और हमको ईश्वर पिता परमात्मा ये फॉर्मूला बताता है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं खुशी, I want to get happiness. Please tell me what should I do to be happy? ये दोनों गड़बड़ है दोस्तों। परमात्मा कहता है आप हो खुश स्वरूप, फॉर्मूला को चेंज करो, get, do and be को चेंज करो, be happy, do everything with happiness, you are peace, you are love, you are power, हर चीज उसके साथ करो। आपको क्या चाहिए? नाम, मान, शान, धन, दौलत, अवार्ड, रिवॉर्ड, एक्कोलेट्स मिलेगा। फॉर्मूला है। इस संसार में जितने लोग, राइट फ्रॉम गांधी जी टू डॉक्टर कलाम टू सचिन तेंदुलकर टू लता मंगेशकर, यू नेम इट फ्रेंड, पॉलिटिकल फिगर्स, स्पोर्ट्स फिगर्स, लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक, लाइफ, एनीबॉडी, जिसने हर चीज को प्यार, शांति, नशा, खुशी, आनंद से किया, कुछ माने के लिए नहीं किया, ओ एक्सपीरियंस, पैशनेटली किया, आज वो सफल है, लोगों को मानते हैं। बी हैप्पी, डू एवरीथिंग एंड यू विल गेट एवरीथिंग। चलो बी हैप्पी हो जाए, करें? दोनों हाथ की उंगली ऐसे करिए दोस्तों, मैं आप 5 मिनट दूंगा, ठीक है? देन वी विल प्रैक्टिस। दोनों हाथ ऐसे करिए, ये दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखो, बहुत अच्छा। इसको ऊपर की ओर धक्का लगाएं, मुस्कुराइए, दांत दिखना चाहिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर ले। एक बार मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, भाई साहब पीछे ऐसे बैठे, मैंने कहा सर नीचे कर गया, बोला नहीं करूँगा। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला गिरीश जी हाथ नीचे करता हूँ तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करेगा, मुस्कुराहट के लिए आपको जैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, कहना है कल रात के 8:30 बजे तक, अभी 7:30 बज रहे, कल 8:30 बजे तक ऐसे ही रहिए। आजू बाजू वाले को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। वाह दीदी क्या लग देखिए। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। ये हालत आ गया, इनकी हंसी भी हमारे हाथ में है। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कल शाम के 8:30 बजे तक खुश रहिए, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली, बिकॉज मैं खुश स्वरूप हूँ। उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसके लिए कुछ पाना नहीं है, ये कर रहकर वो आपका ओरिजिनल नेचर है। इस स्वरूप में रहिए, फिर सब कुछ करिए, पढ़ाई करिए, खुशी से पढ़िए 365 दिन, खुशी से एग्जाम लिखिए, खुशी से इंतजार करिए, खुशी से देखिए रिजल्ट को। दो ही पॉसिबिलिटी है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा या कम मिलेगा, इतना ही होगा ना। अगर अच्छा हो गया बहुत खुश, अगर नहीं हो गया तो एक दिन दुखी, बट 380 दिन आप कॉन्शियसली, डिलिबरेटली खुशी खुशी खुशी, आपकी आदत हो जाएगी। हर चीज, जीवन की हर समस्या खुशी से सामना करने की नेचुरल टेंडेंसी हो जाएगी। और जो व्यक्ति खुश रहता है ना वो सफल होता है। बहुत रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। फिर जो लोग सफल होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, जो खुश रहते हैं वो सफल होते हैं। हो सकता है आज घर जाना और दरवाजा खटखटाना, बच्चों को कह रहा हूँ
और आपकी डियर डार्लिंग स्वीट मम्मी दरवाजा खोलेगी और मम्मी दरवाजा खोल के बोलेगी आ गया तू, सारा दिन बाहर घूमता रहता है, पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं। आप बेटी को बोलोगी सुबह से मेरा सिर दर्द कर रहा है, तकलीफ से क्यों आती है, चाय नहीं पिया मैंने, शाम को झाड़ू नहीं लगाया घर को, तो पता है आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे। एक तो गुस्सा कर रही है, दर्द में, पीड़ा में, और ये तो सीख कर आई है बाहर, अरे वो बेचारे परेशान हो, आप मुस्कुरा रहे हो। दिस इज सिंबॉलिक, खुश रहना अंदर से। और अगर मम्मी बोलेगी झाड़ू लगा भी, आप सारा दिन कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी थे थक गए, आपको पेट भी दर्द कर रहा है, बॉडी भी पेट, आप मम्मी को मुस्कुरा के कहना मम्मी पहले 2 घंटा सोऊंगी, 4 घंटे के बाद उठूंगी। क्योंकि हमेशा हमारा अकाउंट है, सोते 2 घंटे तो उठते 4 घंटे बाद। और फिर कहना 4 घंटे के बाद चाय पियोगी, कल झाड़ू लगा। ऐसे बोल सकते हो क्या बच्चों? पता है वो बच्चे क्या बोल रहे हैं? टकलू, तू जो इतना आसानी से बोल रहा है ना, हमारे घर आ जा, हमारे मम्मी के दर्शन मात्र से तुम्हारे खुशी और शांति भंग हो जाएगी। भाषण करना बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए ताली बजाना? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ताली सबसे ज्यादा किसके लिए बजा रहा है। एनीवे, सर मेरी मम्मी झाड़ू तो लगा नहीं पड़ेगा, अब जब झाड़ू लगाना ही है, कौन सा ब्रांड का झाड़ू और झाड़ू लगाना, क्या दर्द है। और आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसको 1 साल की मुक्ति है, घर का कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं है, टीवी में टाइम पास करती है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। झाड़ू लगाते हो खुशी से, क्योंकि कल 8:30 बजे तक खुशी से झाड़ू लगा, क्या दर्द है। झाड़ू लगाकर उसके पास जाना, उसको कहना महारानी साहिबा चरण पादुकाएं ऊपर उठा देते हुए झाड़ू लगा दी। She just cannot disturb। ये इंडिया ऐसा ही है दोस्तों, बाहर की कैसी भी विषम परिस्थिति हो, ये पूरे टीम में मिलकर काम करते हैं, तो जीतना ही है। वो शक्तिशाली नहीं है, हमारा टीम शक्तिशाली है, हमारी इच्छा शक्तिशाली है, हमारा विल पावर शक्तिशाली है। they work on that। ऐसे ही आपको करना है। मैं सदा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? परमात्मा ने ऐसा ही बनाया मुझे। मैं खुश हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। इसको यहाँ ध्यान में रखते हुए हर पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, एग्जाम लिखिए, इंटरव्यू दीजिए, झाड़ू लगाए। ये सब नहीं हो सकता है, झाड़ू लगाए। बड़ों के लिए भी एक एग्जाम्पल दे दूँगा। अब यहाँ से आप जाएंगे और मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पे, कल रात को आया। कोलकाता की ट्रैफिक इतनी अच्छी और लोगों का ट्रैफिक सेंस भी इतना अच्छा, बस ऊपर से ओवरटेक करना ही बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मनुष्य ऊपर से हॉर्न लगा के ओवरटेक, या लेफ्ट क्या राइट क्या समझ में नहीं आता यहाँ पे, चलो छोड़ो। और पीछे से एक गाड़ी ने आके आपकी गाड़ी टक्कर मार दी आपकी गाड़ी, तो पता है आपको क्या करना है? हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। मुस्कुरा के अपनी गाड़ी से बाहर उतरना, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, वो घबरा रहा होगा, पता नहीं आपके मुख से क्या शब्द निकलेंगे, क्योंकि गलती उसकी। आप पीछे वाले ड्राइवर को जाकर 3 महावाक्य उच्चारण, पहला घबरा कर विंडो पे नीचे करेगा, उसने नुकसान कर दिया, आपको पहला महावाक्य उसको कहना भैया चोट तो नहीं लगी आपको? आपको ऊपर से नीचे, अरे यार ये धरतीवासी नहीं लगा, गाड़ी का नुकसान नहीं, ये मेरी चिंता है, मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, चलो छोड़ो, लग रहा है 1-2 ढीला था। दूसरा महावाक्य मुस्कुरा के उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है, कंफर्म ये धरतीवासी नहीं है, पहले तो डाउट था, अरे ये कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, इट इज नॉट फ्रॉम अर्थ, अरे इसका नुकसान हो जाके बोलते
ही आपको सुकून की प्राप्ति होगी, दिल को आराम की महसूस होगी। पता है उसको क्या कहना है? मुस्कुरा के कहना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र आपके पास, यही है ना। बस इसको आप खुशी से, प्यार से, आत्मविश्वास से, शांति से अपना ब्लड प्रेशर चढ़ा के मत कहो, यही कहो, छोड़ूंगा नहीं अंग्रेजों को, लेकिन अहिंसा के आधार पर, चाटा नहीं मारूंगा, छेड़ूंगा, क्योंकि वो सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग विद हिज अहिंसा। राइट था, रॉन्ग था, भारत के लिए अच्छा था, नहीं था, पॉलिटिकली करेक्ट है, रॉन्ग है, छोड़ दीजिए दोस्तों। लेकिन इस व्यक्ति की उसकी दृढ़ता तो देखो। अरे अंग्रेजों को घुटने टिका दिए एक व्यक्ति, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने टिकाया। क्या कहा उन्होंने? फाइनली व्हाट यू कैन डू, यू विल पुट मी इन जेल, यू विल टॉर्चर मी, यू विल किल मी, यू विल ब्रेक माय बोन्स। पता गांधी जी का महावाक्य है, देन यू विल हैव माय डेड बॉडी, नॉट माय ओबीडियंस। मानूंगा नहीं तुम्हारे नियम को, स्मार्ट स्लॉ को, फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा। क्या करोगे? मारोगे ना, पीटोगे ना, सहन करो। अरे सहन शक्ति का सहन मरता थोड़ी ना व्यक्ति। आप उसको कहना, यही कहना है ना, गाड़ी चलाने नहीं आता, आंखें की बटन है, कहां से ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई, इतना बड़ा, यही कहना है ना। खुशी से तेरे को मैं छोड़ूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, यहाँ का थाना इंचार्ज मेरा बचपन का मित्र है, तुम्हारी तो हालत खराब होगी, चल चलते हैं, मरते दम तक 5,000 रुपए के लिए तुम्हारे पीछे रहूंगा, जाते जाते 10 रुपए की चाय भी देगी, पैसा तू देगा, फाइनल सेटलमेंट में अकाउंट सेटल कर लेंगे। दोस्तों, खुशी से, प्यार से आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। बच्चों, मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे, जो भी कर रहे हो आप, कैन यू एंजॉय? डोंट डू इट फॉर मम्मी, डोंट डू इट फॉर नौकरी, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। आप है ना वो उसका मजा नहीं ले पाओगे। जीवन का वो जो एक्सपीरियंस है, जीवन से आर्ट ऑफ लिविंग इज टू एक्सपीरियंस द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल। भगवान ने हमको ऐसा नहीं बनाया है, ठीक है? मेडिटेशन करें, इसके लिए एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन, एकांत में बैठ, खाकर खुश, नेटफ्लिक्स देखकर खुश। और पता है ये जो भी आप यहाँ से कर रहे हो ना बच्चों, there is lot of research, it is pleasure not happiness। और प्लेजर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, खाकर खुश, देखकर खुश, सुनकर खुश, पहनकर खुश। प्लेजर can lead to addiction, लत बन, गुलाब जामुन, बिना गुलाब जामुन के इरिटेशन, बिना गुलाब जामुन का एड्रेनलिन सीक्रेट होगा। खुशी कभी एडिक्शन नहीं होगा। हम सबको मोबाइल का लत लगा है आज। आपका मोबाइल में एक दिन ले लूं, मैं नहीं लूं, मतलब आप यूज ना करें, एक दिन बस, अरे बेचैनी होगी। पता है हम लोग मोबाइल नोटिफिकेशन, हम ऐसे मोबाइल को देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार नहीं। और मोदी जी मुझसे पूछा क्या करूं भारत और चीन का, और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा। ओह माय गॉड। और मैं हुकुम मेरे आका, मोबाइल लेके देखता हूं तो पता चलता है वोडाफोन डेटा पैक खत्म हो रहा है। What you don't realize, आपका वो जो टेंडेंसी है ना, द इंटरप्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन है ना, वो बहुत प्रभावित हो रहा है। और आप यही करिए, हर दिन 10 बार टिंग देखा, और फिर 10 दिन के बाद आपके एग्जाम में आप किताब पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, टिंग। क्या किया आपने? आदत। आप चाह करके भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उस वक्त आप रोगे, क्या करूं सर, नहीं ध्यान लग रहा है, नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, क्यों भटक रहा है? ऐसे तो नहीं थे हम। आदत लगाए ना, इसके लिए मेडिटेशन करना। 5 मिनट। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेंटर्स है, मैं आपको बहुत नम्रता से कहता हूँ, छोड़ दीजिए, भूल जाइए अभी तक जो सुना। एक निर्णय कीजिए, मुझे अपने मन का ध्यान रखना है। 5 मिनट है मन, मैं जहां चाहूं वहां पे रहे, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना चिंता, ना भय। करना 5 मिनट, पढ़ लो, सोच लो, प्लान कर लो क्या करना है, लेकिन यहाँ बैठकर परेशान मत हो।
मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है, मेरा पाँव मेरा सदा सुनता है, एक ही कंडीशन में नहीं सुनता, वो है पैरालिसिस। स्ट्रोक लगेगा, राइट साइड काम नहीं करेगा दोस्तों, चाह करके भी ग्लास नहीं उठा पाऊंगा। अब प्रश्न पूछता हूँ, मेरा हाथ और मेरा पाँव सदा सुनता है, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? पैरालिसिस, चाहता हूँ गुस्सा ना करो लेकिन आ जाता है सर, चाहती हूँ दुखी ना हो, किसी की बात सुनकर बुरा मत फील करो लेकिन हो जाता है सर, परेशान हम हो रहे हैं। मेरे इमोशनल नियंत्रण नहीं है, मेरे मन के विचार नियंत्रण नहीं। आप अपने गाड़ी चला रहे हो, आपका गाड़ी नियंत्रण में नहीं है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, नुकसान लाइफ में, एक्सीडेंट एक्सीडेंट नुकसान, दुखी चिंता भय बार बार हो रहा है। और ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आप जीवन को बनाना चाहते हैं, मेरा बड़ों से अनुरोध है, प्लीज हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये सब बातें करना है, आप करें। आप बच्चे को बोल, बैठ चल हम दोनों मिलके करते हैं, सिखाइए नेक्स्ट जनरेशन। जीवन बहुत अमूल्य है और निराकार परमात्मा आकर हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैं जब 22 साल का था ना, 22 years of age, मैं गलती से ब्रह्मा कुमारीज में आया और सचमुच इतनी इनसिक्योरिटी थी, इतना पढ़ने के बाद भी, तो भी डर, तो भी चिंता, कल क्या होगा कल क्या होगा कल। आज नहीं है दोस्तों। और ये क्या, आपको व्हाइट ड्रेस नहीं पहनना, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपको नौकरी नहीं छोड़नी, कुछ नहीं छोड़िए, बस इस प्रैक्टिस को सीख लीजिए। हमारे यहाँ 7 days कोर्स होता है, हर दिन 1 घंटा फ्री में, आपको 1 पैसा नहीं देना है, मैंने नहीं दिया आज तक। इसको सीखिए और अपने मन को एकाग्र करने का, उसमें खुशी शांति को अनुभव करने का प्रैक्टिस करें। मैं यही चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं आप बहुत सफल हों, आप जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी यहाँ बैठे हैं, आप सब बहुत हेल्दी रहें, बहुत समृद्ध रहें, बहुत प्रॉस्परस होना भी ज़रूरी है। और आपके जीवन में अनलिमिटेड खुशियाँ हो, आप ही नहीं आपके परिवार सहित। ये हमारा G20 Y20 का लक्ष्य ही है कि जो यूथ हो उसको हम एक नई दिशा दें। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आ जाए, थोड़ा सा अंदर का ध्यान है, थोड़ा सा हम अपने मन को शक्तिशाली बनाए, मनोबल को बढ़ाए। इन शुभ आशाओं के साथ ये आपका जीवन बहुत बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत मंगलमय हो। हमारे जो बड़े हैं, आप अपने छोटों को एक इंस्पिरेशन बने। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति।